न्यू चैप्टर इवोल्यूशन। अगर हम वेटेज की बात करें तो एक क्वेश्चन, कभी दो क्वेश्चन, कभी तीन क्वेश्चन, मिनिमम एक क्वेश्चन आता है, नहीं तो दो या तीन क्वेश्चन आ जाते हैं। तो चैप्टर डालें इवोल्यूशन, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन चैप्टर यूनिट में सबसे लास्ट चैप्टर। और एनसीईआरटी का कोई भी चैप्टर होता है बगैर हेडिंग के कोई ना कोई पैराग्राफ लिखा रहता है, यहाँ भी लिखा है। तो चैप्टर का नाम डालें इवोल्यूशन और हेडिंग डालें इंट्रोडक्शन। इवोल्यूशन और इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सिर्फ दो बातें लिखी हुई हैं कि इवोल्यूशन है क्या। तो इवोल्यूशन वास्तव में डिसेंट विद मॉडिफिकेशन है। डिसेंट का मतलब डेवलपमेंट, मॉडिफिकेशन का मतलब बदलाव। समय के साथ ऑर्गेनिज्म में जो चेंजेज आते हैं और वो चेंजेज इस हिसाब से आते हैं कि ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंटल कंडीशन में आसानी से सरवाइव कर सके, उन्हीं बदलावों को हम लोग इवोल्यूशन कहते हैं। बायोलॉजी में बहुत सारी ब्रांचेज हैं, वैसे ही इवोल्यूशनरी बायोलॉजी है। तो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी वास्तव में किसकी स्टडी करती है? तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी जो भी हिस्ट्री है उसी की स्टडी को हम लोग इवोल्यूशनरी बायोलॉजी कहते हैं। और इवोल्यूशन में हमको चार चीज़ें पढ़नी होती हैं। एक तो ओरिजिन या इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुआ, उसके बारे में कुछ थॉट्स हैं। उसके अलावा ओरिजिन या इवोल्यूशन ऑफ अर्थ कैसे हुई है, ठीक है। तो यूनिवर्स की भी ओरिजिन, अर्थ की भी ओरिजिन, फिर ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है। और उसके साथ एक बार लाइफ की ओरिजिन हो गई तो दुनिया में डिफरेंट टाइप की लाइफ्स हैं। प्लांट हैं डिफरेंट टाइप के, एनिमल हैं डिफरेंट टाइप की, इसको वैरायटी कहते हैं या फॉर्म्स कहते हैं। तो लाइफ फॉर्म्स कहाँ से आ गए, इसको भी हम लोगों को डिस्कस करना है। तो चार चीज़ें इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, लिख लीजिए। इवोल्यूशन क्या है? तो डिसेंड विद मॉडिफिकेशन है, लिखते चलें। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या है? तो ये स्टडी है हिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तीसरा है इवोल्यूशन किसका किसका पढ़ना है। तो इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स, इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ,
और इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स। रियल में हमको यही दो इवोल्यूशन पढ़ने हैं, कैसे जीवन की उत्पत्ति हुई और कैसे वेराइटीज ऑफ लाइफ इवॉल्व हुई। पहली हेडिंग डालेंगे इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स या ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। पहली हेडिंग ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। लिमरे नाम के एक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने 1931 में यूनिवर्स की ओरिजिन की थ्योरी दी थी। उसको बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। बिग बैंग थ्योरी कहती है कि एक सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन, बहुत बड़ा विस्फोट, कितना बड़ा, तो एनसीईआरटी में लिखा है कि इसको आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, अनइमेजिन है। सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ और उसी से ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स हुआ। जब कभी एक्सप्लोजन होता है तो चीजें दूर जाती हैं, तो कभी एक्सप्लोजन होगा तो चीजें क्या होगी, दूर जाएंगे। इसी नाते इसी थ्योरी में बताया गया है कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, और चूंकि अगर कोई चीज एक्सपैंड कर रही होगी तो उसका टेम्परेचर कम हो रहा होगा, इसका मतलब टेम्परेचर धीरे धीरे ठंडा हो रहा होगा। यूनिवर्स की अगर हम बात करें तो ये घटना कब हुई है, तो कहते हैं लगभग 20 बिलियन ईयर एगो। यूनिवर्स कितना पुराना है, 20 बिलियन ईयर ओल्ड है। एक और क्वेश्चन, यूनिवर्स में है क्या, तो यूनिवर्स वास्तव में ढेर सारी गैलेक्सीज हैं और गैस और डस्ट है। ढेर सारी गैलेक्सीज हैं, गैस और डस्ट हैं। हाइड्रोजन और हीलियम बाद में बने हैं, यूनिवर्स की ओरिजिन के बाद। समय बीता गया, गैसेज कंडेंस हुए अंडर द ग्रेविटी और गैलेक्सीज का निर्माण हो गया। इसी गैलेक्सी में से एक है मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी में जो सोलर सिस्टम है उसमें एक प्लेनेट है क्या, अर्थ। और अर्थ की ओरिजिन लगभग 4.5 बिलियन ईयर एगो हुई। तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कितनी है, 20, और अर्थ की क्या है, 4.5। एक और एनसीईआरटी में 2 बार लिखा हुआ है। अगर हम यूनिवर्स के साइज और अर्थ के साइज की बात करें तो यूनिवर्स इतना बड़ा है कि उसके सामने अर्थ की जो हैसियत है वो सिर्फ एक धब्बे के बराबर है, एक छोटा सा डॉट। ठीक है, अर्थ इज ओनली स्पेक, एनसीईआरटी में लिखा है। फिर सुन लेते 5-6 लाइनें हैं। एक वैज्ञानिक है लिमरे, उन्होंने 1931 में एक थ्योरी दी, बिग बैंग थ्योरी। एक्सप्लेन करती है किसको, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को। ये थ्योरी कहती है कि यूनिवर्स ओरिजिनेट हुआ बाय सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन। कितना बड़ा, कहा इसको आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, अनइमेजिन है। कहा गया कि यूनिवर्स में क्या है, बहुत ढेर सारी गैलेक्सीज हैं, गैसेज हैं, डस्ट हैं। समय के साथ क्या हो रहा है, यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, तो इस नाते टेम्परेचर धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। समय के साथ गैसेज कंडेंस होती गई और मॉडर्न या प्रेजेंट डे गैलेक्सीज बनती गई। बीच में बहुत सारी गैलेक्सी बनी होंगी, फिर समाप्त भी हो गई होंगी। हाइड्रोजन और हीलियम और बाद में बने। इसी कड़ी में बहुत सारी गैलेक्सीज में एक मिल्की वे गैलेक्सी है, और उसी मिल्की वे गैलेक्सी के सोलर सिस्टम में क्या है, प्लेनेट जिसका नाम अर्थ है, जो लगभग 4.5 बिलियन ईयर एगो बना। अर्थ के साइज और यूनिवर्स के साइज का जब तुलना करते हैं तो कहते हैं कि अर्थ के साइज की हैसियत एक धब्बे के बराबर है, ओनली स्पेक। लिख लीजिए। लेमायरे 1931 इन्होंने दिया बिग बैंग थ्योरी। काहे के लिए,
to explain origin of universe। थ्योरी क्या कहती है? यूनिवर्स ओरिजिनेट बाय सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन। कितना बड़ा? अनइमेजिन। इतना बड़ा साइज है। लगभग कितना? 20 बिलियन ईयर ओल्ड है। यूनिवर्स में होंगी क्या? मेनी गैलेक्सीज, गैस एंड डस्ट। और गैलेक्सीज में मेनी क्या होंगे? स्टार्स होंगे। गैसेस कंडेंस होती हैं। अंडर ग्रेविटी और मेक न्यू गैलेक्सीज। हाइड्रोजन और हीलियम बाद में बनी। ऐसे ही एक मिल्की वे गैलेक्सी उसमें सोलर सिस्टम में एक प्लैनेट है क्या? अर्थ। अर्थ ओरिजिनेट अबाउट कितना? 4.5 बिलियन ईयर एगो। एज कंपेयर as compared to universe, size of earth very small। मतलब अर्थ एज स्पेक इन यूनिवर्स। चूंकि एक्सप्लोजन हुआ है इसी नाते यूनिवर्स एक्सपेंडिंग है। और इसी नाते
टेम्परेचर कम हो रहा है। हेडिंग ओरिजिन ऑफ अर्थ। पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई की, उसके बाद अर्थ की। ब्रह्मांड की एज कितनी बताई गई है? 20 बिलियन ईयर, और अर्थ की 4.5 बिलियन ईयर। ओरिजिन ऑफ अर्थ। सुनते चलेंगे, लिखते चलेंगे। बहुत सारी थ्योरीज हैं, उसमें से जो कॉमन या मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है कि वास्तव में हुआ ये है कि मान लेते हैं ये सन है, तो सन का कोई पीस सन से अलग हो गया है, पीस ऑफ सन सेपरेटेड फ्रॉम सन, और उसी से बना है क्या? अर्थ। तो ये मान लेते हैं पीस सेपरेट हो गया, ये अर्थ बन गई। ये जो अर्थ बनती है इसको कहते हैं रेड हॉट अर्थ। अच्छा अभी लिखिएगा नहीं, सुन लीजिए। या इसको अर्ली अर्थ भी कह सकते हैं। इस रेड हॉट अर्थ या अर्ली अर्थ को समझना है तो जब कभी ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो जो लाल रंग का लावा निकलता है वैसी अर्थ रही थी, रेड हॉट अर्थ, जैसे गर्म लोहा होता है लाल बिल्कुल। तो उसके सराउंडिंग में कोई एटमॉस्फेयर नहीं था। तो पहला सवाल तो यही है, अर्ली अर्थ के सराउंडिंग में नो एटमॉस्फेयर। अभी लिखिएगा नहीं, अराउंड इट। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे होगा क्या कि इसका जो पिघलता हुआ मटेरियल है उससे गैसेज निकलनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो कुछ गैसेज निकलेंगी और जैसे जैसे समय बीतेगा ये गैसेज निकलेंगी, इसके चारों तरफ गैसेज का एक लेयर बन जाएगी और प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर बन जाएगी। तो कौन कौन सी गैस निकलेंगी? तो थोड़े दिनों बाद स्थिति ये हो जाएगी कि ये मान लेते हैं अर्थ है और इसके चारों तरफ बहुत सारी गैसेज निकलेंगी। तो जब बहुत सारी गैसेज निकलेंगी तो क्लाउड ऑफ गैस बन जाएगा जो चारों तरफ हो जाएगा और हम कहेंगे अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर बन गया। इसको कहते हैं प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर। तो ये जो बना है ये अर्थ है प्रिमिटिव अर्थ। और इसके चारों तरफ होगा क्या? प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर। और इस प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में होगा क्या? तो जो जो गैसेज निकलेंगी तो जो इस मटेरियल से बाहर निकलेंगी वही इसमें पाई जाएंगी। तो इसमें होगा मीथेन, मीथेन होगी, अमोनिया होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगा और वाटर वाइपर होगा। मीथेन होगी, अमोनिया होगा, CO2 होगा, वाटर वाइपर होगा, लेकिन क्या नहीं होगा? नो ऑक्सीजन। इसी नाते प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर को कहते हैं रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, क्योंकि इसमें क्या नहीं था? ऑक्सीजन नहीं थी। इसमें सारी चीजें पड़ी हैं, जैसे इसमें मीथेन है, इसमें अमोनिया है, इसमें वाटर वेपर है,
इसमें CO2, ये सारी गैसें जिसके चारों तरफ फैल जाएंगी और एक लेयर बन जाएगा या क्लाउड ऑफ गैस बन जाएगा। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर कहेंगे। और प्रिमिटिव तो लिखो नहीं, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में मीथेन थी, अमोनिया थी, CO2 था, वाटर वेपर था, लेकिन क्या नहीं था, ऑक्सीजन नहीं थी। इसी नाते एटमॉस्फेयर को रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर कहा जाता है। जैसे जैसे समय बीतेगा, अच्छा यहाँ सन अभी भी अवेलेबल है, सन तो कहीं चला नहीं जाएगा, तो यहां से आएंगी यूवी रेडिएशन, और ये यूवी रेज आकर के इस वाटर वेपर को तोड़ देंगी। तो जब वाटर वेपर टूटेगा तो देखो होगा क्या, तो वाटर वेपर के टूटने से नेसेंट हाइड्रोजन बनेगी और नेसेंट ऑक्सीजन। चूंकि टेम्परेचर बहुत हाई है, फिर धीरे धीरे ये हाइड्रोजन कंडेंस कर जाएगा और क्या बन जाएगी, H2, और ये स्केप कर जाएगी। इसी नाते ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट गैस आपसे पूछी जाए तो आंसर क्या देंगे, हाइड्रोजन ही है। यही है मोस्ट अबंडेंट गैस, स्केप इन स्पेस और मोस्ट एबंडेंट गैस इन यूनिवर्स। तो अगर आपसे पूछा जाएगा तो आंसर क्या देंगे, हाइड्रोजन। अच्छा, ये जो नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज हुई है, ये रिएक्टिव ऑक्सीजन है, ये रिएक्ट कर जाएगी, ये मीथेन से, अमोनिया से, इन सब को ऑक्सीडाइज कर देगी। इन सब से रिएक्शन कर रिजल्ट देखो क्या होगा, तो फिर वही बनेगा क्या, CO2 बनेगा, वाटर वेपर बनेंगे। तो फिर वही CO2 और वाटर वेपर फिर बन जाएंगे। तो घुमा फिरा करके चलता क्या रहेगा, वाटर वेपर टूटेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट बनेंगे, फिर वो रिएक्शन होगा, फिर से वाटर वेपर बनेगा, फिर टूटेंगे। ये बहुत दिनों तक ऐसे ही चलता रहेगा क्योंकि टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई है। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाएगा। समय बीतता जाएगा तो फिर समय के बाद क्या होगा, धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि अर्थ के चारों तरफ बन जाएगी ओजोन लेयर। ये बन गई ओजोन लेयर, फॉर्म आफ्टर सम टाइम। अब जैसे ही ओजोन लेयर बन जाएगी वैसे दो काम शुरू हो जाएंगे। एक तो जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का यहाँ बहुत ज़्यादा आना था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और तो जो ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा हो रही थी, रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कहने का मतलब फिर मीथेन और अमोनिया कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ेगा। चूंकि मीथेन और अमोनिया तो परमानेंट यहाँ से निकल रहे होंगे ना, यहाँ से परमानेंट निकल रहे थे और उधर टूट रहे थे, निकल रहे थे, टूट रहे थे। लेकिन जब टूटना कम हो जाएगा तो मीथेन और अमोनिया कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसका फायदा क्या होगा, यूवी रेज नॉट रीच टू अर्थ। 100% तो नहीं रुकेंगे लेकिन कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ ही जाएगा। समय बीतेगा, धीरे धीरे देखो क्या होगा, कुछ दिनों बाद यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होगा। एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होगा। लाखों करोड़ों साल बीत जाएंगे तो धीरे धीरे टेम्परेचर कुछ कम होगा। जब धीरे धीरे टेम्परेचर कुछ कम होगा तो इसके एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाला जो वाटर वेपर है वो कंडेंस होगा। जैसे ही एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर आएगा, वैसे ही एटमॉस्फेयर में पाई जाने वाली वाटर वेपर कंडेंस होगी, और जैसे वेपर कंडेंस होगी वैसे वाटर ड्रॉप बन जाएगी। और अगर ड्रॉप बन गई तो ग्रेविटी के नाते वो तेजी से किधर की तरफ आएगी, अर्थ की तरफ आएगी। तो धरती पर फिर बारिश स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे ही टेम्परेचर कम होगा, वाटर वेपर कंडेंस होंगे, वो गिरेंगे धरती के सरफेस पर एज ए हॉट वाटर रेन, गर्म पानी की बरसात होगी। क्यों, टेम्परेचर अभी भी 100 डिग्री के आसपास तो होगा ही,
आप सोचो ये अर्थ की सरफेस है, यहाँ से वाटर वेपर आएगी, कंडेंस होकर के ड्रॉप बन के अर्थ के सरफेस को टच करेगी। अर्थ क्या है? अर्थ तो रेड हॉट अर्थ है, बिल्कुल गर्म लावा है। आप सोचो कि गर्म तवा है, उस पर एक बूंद पानी आप डालो तो होगा क्या? तुरंत वापस टच करके फिर वेपर बन जाएगा। तो जैसे ही सरफेस से टकराएगा वैसे वापस फिर चला जाएगा। लेकिन एक काम कर जाएगा, अर्थ के सरफेस को कुछ ना कुछ क्या करेगा? ठंडा जरूर करेगा। तो ये गर्म पानी की जो बरसात है ये लाखों सालों तक कंटिन्यू रही, और लाखों सालों तक पानी यहाँ आया फिर उड़ के गया, फिर आया फिर उड़ के गया। एक दिन ऐसा होगा कि अर्थ के सरफेस का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे आएगा। उसी दिन अर्थ के सरफेस पर पानी रुक जाएगा, और जिस दिन पानी रुकेगा उस दिन धरती के सरफेस पर बाढ़ आ जाएगी, पानी बहने लगेगा, और रिजल्ट क्या होगा? जो गड्ढे होंगे उसमें भर जाएगा। तो कुछ दिनों बाद हाल देखो क्या होगा। ये मान लेते हैं कि अर्थ है और ये एटमॉस्फेयर है। यहां जो वाटर वेपर है वो वाटर ड्रॉप बना लेगी, और ये हॉट वाटर रेन के फॉर्म में कहाँ आएंगे? अर्थ के सरफेस पर आएंगे। लेकिन अर्थ के सरफेस पर आके टकरा के लौट के जाएंगे, फिर आएंगे, फिर टकरा के लौट जाएंगे। हर बार कुछ ना कुछ क्या करेंगे? ठंडा करते जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पानी रुक जाएगा, और जब यहाँ पानी रुक जाएगा और गड्ढों में भर जाएगा तो जो बनेगा उसका नाम होगा प्रिमिटिव ओशियन। और ये गर्म पानी होगा, उबलता हुआ, बॉइलिंग वाटर होगा। अच्छा, एक और चीज होगी, धरती के सरफेस पर जितना भी मटेरियल होगा वो सब बह के इन्हीं पानी में आ जाएगा। पानी भी गर्म है, उसमें बहुत सारे मटेरियल पड़े होंगे, तो जैसे जैसे पानी उबलता जाएगा, गाढ़ा होता जाएगा, तो ये बन जाएगा सूप। इसको कहते हैं प्रिमिटिव सूप या हार्ड डाइल्यूट सूप बन जाता है, थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। और इसी हार्ड डाइल्यूट सोल्यूशन या सूप में ही ओरिजिन ऑफ लाइफ होगी। तो प्रिमिटिव ओशियन कैसा होता है? हार्ड डाइल्यूट सोल्यूशन, और यही वो जगह है, प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ क्या? लाइफ। तो जीवन की उत्पत्ति कहाँ होगी? इसी प्रिमिटिव ओशियन। ये अर्थ है, इसके ओशियन को प्रिमिटिव ओशियन कहेंगे, इसके एटमॉस्फेयर को प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर कहेंगे। तो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में सब कुछ है, बस क्या नहीं है? ऑक्सीजन नहीं है। और सरफेस सब बह के कहाँ पहुंच जाएगा? उसी हॉट वाटर डाइल्यूट सोल्यूशन में। और इसी को प्राइमोर्डियल सोल्यूशन वैज्ञानिक हल्डन ने कहा था, और कहा गया कि जीवन की उत्पत्ति इसी जो गर्म पानी है, जो थोड़ा सा गाढ़ा है, इसी में हुई है। अब लिखो, चलो एनसीईआरटी ओपन करो, बन गई दुनिया। पहली लाइन, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, इसको टिक कर लो। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या है? तो कहोगे स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। बस व्हाट इज एग्जैक्टली इवोल्यूशन का तो पता नहीं। चेंज इन फ्लोरा एंड फाना, फ्लोरा का मतलब प्लांट, फाना का मतलब एनिमल, और मिलियंस ऑफ ईयर ऑन अर्थ वी मस्ट हैव अंडरस्टैंडिंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ, इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, evolution of star, universe itself, what follows the longest all constant। ये क्या होता है? ये सिर्फ जानते हो क्या होता है? एक अंदाजा लगाना। और कंजक्ट का मतलब होता है ऐसी कोई बात कहना जिसका कोई सही प्रमाण ना हो, अनुमान लगाना। दिस इज द स्टोरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म या बायोडाइवर्सिटी, इवोल्यूशन ऑफ अर्थ और इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स। इन्होंने हेडिंग जरूर यहाँ डाल दी है ओरिजिन ऑफ लाइफ, लेकिन भी ओरिजिन ऑफ लाइफ कोई बात नहीं है।
इस पूरे पैराग्राफ में कुछ नहीं कह रहा, आप रात में चुपचाप लेटे हैं, आसमान में देख रहे हैं, पता नहीं किसकी किसकी याद आ रही है, ठीक है, इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो ये फर्जी पैराग्राफ है। अब रात में, चांदनी रात में आप तारों के नीचे लेटेंगे तब देखना किसके किसकी याद आती है। ओरिजिन ऑफ लाइफ इज यूनिक इवेंट इन हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स बहुत बड़ा है। अगर इसके साइज की बात करें तो अर्थ का जो साइज है वो क्या है, केवल एक धब्बे के बराबर है। यूनिवर्स बहुत पुराना भी है। ये चेंज कर दिए डाटा, डाटा सही करो बेटा। ये भैया डाटा कहां से आ गया, 20 बिलियन को सही करो। 20 बिलियन को देखो कितना कर दिए, 13.8। अभी अभी आज चेंज हुआ है। देखो ये नई एनसीईआरटी तुमको दिखा देते हैं, 25-26, ठीक है। अभी 26-27 वाली भी आई नहीं है। डाटा सही करो। अब 20 नहीं है, जो लिखा है वो लिखो, क्या दिक्कत है। तेरह 13.8, कोई बात नहीं है, अगले साल लिख लेना। तेरह 13.8 देखो चेंज हुआ। ये है कोचिंग आने का फायदा, वरना 20 बिलियन था, 20 बिलियन है, 20 बिलियन रहेगा, ऐसे लिखोगे। अब आ जाएगा क्वेश्चन, क्या लगाओगे, 13.8। वाह भाई वाह, काफी ज्यादा घटा दिए। ह्यूज क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज, गैलेक्सीज में स्टार्स हैं, क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट हैं। फिर वही साइज ऑफ यूनिवर्स, बार बार याद दिला रहे हैं कि अर्थ की हैसियत क्या है, केवल एक धब्बे के बराबर है। कौन सी थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी। ये ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को एक्सप्लेन करती है। कहते हैं कि बहुत बड़ा ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ। कह रहे कितना बड़ा, कह रहा अंदाजा नहीं लगा सकते, तुम्हारी सोच के बाहर है। यूनिवर्स एक्सपैंड करेगा, भाई विस्फोट होगा तो एक्सपैंड करेगा ही। इसी नाते टेम्परेचर धीरे धीरे कम होगा। हाइड्रोजन और हीलियम बाद में बनेंगे। गैसेज कंडेंस अंडर द ग्रेविटेशन और फॉर्म्स गैलेक्सीज ऑफ प्रेजेंट यूनिवर्स। आज का जो यूनिवर्स होगा उसकी गैलेक्सीज भी बनती बिगड़ती रहती हैं। इन सोलर सिस्टम ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी अर्थ सपोज टू हैव बीन फॉर्म्ड अबाउट कितना 4.5 बिलियन ईयर बैक। देयर इज नो एटमॉस्फेयर, देयर इज वाज नो एटमॉस्फेयर ऑन अर्ली अर्थ। याद रखिएगा, जो सबसे पहले अर्थ बनी उसमें एटमॉस्फेयर नहीं था, लेकिन बाद में वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया ये निकली कहां से, मॉल्टेन मास। और इन्होंने कवर कर दिया किसको, सरफेस ऑफ अर्थ, और बना लिया क्या, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर। तो जो बना उसमें सब कुछ है, बस क्या नहीं है, ऑक्सीजन। लेकिन अभी ओजोन लेयर बनी नहीं है, तो अल्ट्रा वायलेट रेज जो सन से आ रही है वो तोड़ दे रही किसको, वाटर को। किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हल्की हाइड्रोजन स्केप कर गई और जो ऑक्सीजन है उसने रिएक्शन किया अमोनिया और मीथेन से, और फिर से क्या बना लिया, वही वाटर CO2। तो एक तरफ से मीथेन अमोनिया निकल रही है, एक तरफ से मीथेन अमोनिया टूट रही है। समय बीतता जाएगा, धीरे धीरे क्या बन जाएगी, ओजोन लेयर। जैसे जैसे अर्थ ठंडी होगी उसका एटमॉस्फेयर ठंडा होगा, वैसे वैसे वाटर वेपर कंडेंस करके फॉल एज रेन, और भर जाएगी कहाँ, डिप्रेशन में, और बना लेंगे क्या, ओशियन। लाइफ उसी में क्या होगी, ओरिजिनेटेड। तो हेडिंग डालिए ओरिजिन ऑफ लाइफ। यहां तक हम लोग पढ़ लिए। अब हेडिंग डालिए ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ, ये डाटा रटना है कि जीवन की उत्पत्ति कब हुई। तो कहोगे जिस दिन अर्थ बनी उसके 500 मिलियन साल बाद। तो आज से कितने दिन पहले बनी, तो
तो आज से लगभग लगभग 4 बिलियन ईयर पहले बनी। दो अलग अलग आंसर हैं। जीवन की उत्पत्ति कब हुई, उसके दो आंसर। कहोगे अर्थ बनने के 500 मिलियन ईयर बाद या आज से 4 बिलियन साल पहले, लिख लीजिए। लाइफ ओरिजिनेटेड अबाउट 0.5 बिलियन ईयर या 500 मिलियन ईयर। भाई मिलियन में कहोगे 500 मिलियन और बिलियन में कहोगे 0.5 बिलियन, बात तो एक ही है। बिलियन ईयर आफ्टर अर्थ फॉर्मेशन, या फिर दूसरा आंसर दोगे अबाउट 4.0 बिलियन ईयर एगो। जब हम एगो कहते हैं इसका मतलब आज से कितना पहले। 4 बिलियन कहो या 4000 मिलियन ईयर एगो, ये टोटल जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा। तो जो टोटल हमारे पास 4.5 बिलियन ईयर का टाइम है, अर्थ बनने के कितने सालों बाद, 0.5 बिलियन ईयर के बाद या आज से कितना पहले, तो आज से इतना पहले। दोनों आंसर सही हैं। ये बिलियन ईयर है आफ्टर अर्थ फॉर्मेशन और ये है ईयर एगो। theories of origin of life। पहली थ्योरी है कॉस्मोजोइक थ्योरी या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थ्योरी। बहुत सारे साइंटिस्ट ये मानते हैं कि धरती पर जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई है, लाइफ बाहर से आई है, अर्थ पर बाहर से आई है। कुछ वैज्ञानिक ये मानते हैं कि अर्थ पर लाइफ बाहर से आई है, फ्रॉम आउटसाइड है। तो कुछ लोगों ने फिर ये बताना शुरू कर दिया कि बाहर से आई कैसे। उन्होंने कहा कि लाइफ की जो यूनिट है वो स्पोर है, मतलब लाइफ नहीं, जैसे फंजाई हो गया, लाइफ की यूनिट स्पोर है और स्पोर के फॉर्म में लाइफ इस अर्थ पर आई। सिर्फ इसी अर्थ पर नहीं आई, दुनिया के बहुत सारे अर्थ, ब्रह्मांड के बहुत सारे प्लेनेट है, जैसे सब पर लाइफ डिस्ट्रीब्यूट की गई होगी, उसमें अर्थ का भी नंबर आ गया होगा, तो यहाँ भी अर्थ आ गई। तो कुछ लोग ये मानते हैं, अर्ली ग्रीक थिंकर ये मानते हैं कि जो स्पोर्स हैं वो यूनिट ऑफ लाइफ है और वही डिस्ट्रीब्यूट किए गए डिफरेंट प्लेनेट पर, उसमें हम लोगों के अर्थ भी है। पैन स्पर्मिया, पैन का मतलब सब जगह, पैन स्पर्मिया थ्योरी भी इसी का ही पार्ट है। और एस्ट्रोनॉमर जो अंतरिक्ष विज्ञानी है वो पैन स्पर्मिया थ्योरी को भी क्या बिलीव करते हैं। तो चाहे पैन स्पर्मिया थ्योरी हो, चाहे वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थ्योरी हो, चाहे वो कॉस्मोजोइक थ्योरी हो, इन सब का एक ही पर्पज है, एक ही बात मानना है कि जीवन की उत्पत्ति या ओरिजिन ऑफ लाइफ अर्थ पर नहीं हुई है, अर्थ पर नहीं हुई, कहीं और हुई है और वहां से अर्थ पर लाइफ आई है। अब आने के तरीके अलग अलग लोगों के अलग अलग हैं। एस्ट्रोनॉमर कुछ और मानते हैं, पैन स्पर्मिया वाले कुछ और मानते हैं, कोई कुछ और मानता है, कोई कुछ और मानता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो जो कंक्लूसिव बात है
कि बहुत सारे साइंटिस्ट क्या मानते हैं कि लाइफ कम ऑन अर्थ फ्रॉम आउटसाइड, एक बात। अर्ली ग्रीक थिंकर मानते हैं कि यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, स्पोर, वही डिस्ट्रीब्यूट की गई डिफरेंट प्लेनेट पर, इवन अर्थ पर ही। और पाइन स्पर्मिया अभी भी किसका आइडिया बेहतर है, तो आंसर देंगे एस्ट्रोनॉमर्स का, लिख लीजिए। तो पहला पॉइंट इसमें है मेनी साइंटिस्ट बिलीव दैट क्या लाइफ कम ऑन अर्थ फ्रॉम आउटसाइड। अर्ली ग्रीक थिंकर थॉट, सोचते हैं कि यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, स्पोर है। वही डिस्ट्रीब्यूट टू डिफरेंट प्लैनेट, स्पोर के फॉर्म में। इसी कड़ी में पैन स्पर्मिया अभी भी फेवरेट आइडिया है। एस्ट्रोनॉमर्स। दूसरी थ्योरी लिखते चलें, स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी, या इसी को ऑटो बायोजेनेसिस या ए बायोजेनेसिस कहते हैं। अर्हिनियस और वान हेलमांट नाम के वैज्ञानिक हैं, उनकी दी हुई थ्योरी है, नाम नहीं लिखना है। ये लोग कहते हैं कि जीवन की उत्पत्ति स्पॉन्टेनियसली मतलब स्वतः हुई है। ये लोग ये मानते हैं कि जीवन या लाइफ की ओरिजिन अर्थ पर हुई है। पहले लोग क्या मान रहे थे, अर्थ पर हुई नहीं, बाहर से ट्रांसपोर्ट हुई है। ये लोग कह रहे नहीं, जीवन यही बना है, एक बात। दूसरा कह रहे थे कि जीवन की उत्पत्ति ओरिजिन ऑफ लाइफ स्पॉन्टेनियस का मतलब स्वतः हो गई है। लोगों ने पूछा कहाँ से हो गई, तो कहा नॉन लिविंग मटेरियल। कहा कौन से, तो कहा गंदगी और कीचड़, मड एंड स्ट्रा। कहा जैसे जहाँ फल सड़ रहे होते हैं वहाँ कीड़े पड़ जाते हैं, तो देखो जीवन की उत्पत्ति हो गई। तो गंदगी और कीचड़ जो है मड और स्ट्रा है। अब स्ट्रा क्या होता है, तो स्ट्रा भूसा होता है। तो जहाँ कहीं भूसा स्टोर किया जाता है, कुछ दिन बाद जब भूसा उठाओगे तो वहां बहुत सारे कीड़े निकलते हैं ना, तो हम भूसा थोड़े परमानेंट उठाते रहते हैं। अगर कहीं भूसा रखा होगा काफी दिन, 2-3-4 महीने रखा रहे, तो कीड़े नहीं, वहां सांप वाप भी निकलेंगे। तो ये सब जीवन की उत्पत्ति हो गई। भूसा हटाया गया, वहां बहुत सारे कीड़े निकले, इसका मतलब जीवन की उत्पत्ति भूसे में हुई। ठीक है, तो दिमाग में भूसा भरा था। कहा भूसा किसका, कहा गेहूं का। कहा इसको एक्सपेरिमेंटली सिद्ध करो, तो कहा लाओ सिद्ध कर देते हैं। तो गेहूं की बालियां ली गई, पसीने से भीगी हुई शर्ट ली गई, अंधेरा कमरा लिया गया और उसमें रख दिया गया। 18 दिन बाद ताला खोला गया तो अंदर से चूहे निकले। कहा देखो 18 दिनों में क्या पैदा हो गए, चूहे पैदा हो गए।
ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ बहुत शानदार दे दिए, बहुत दिनों तक लोग ये मानते रहे, फिर ये थ्योरी डिस्प्रूव हो गई। इस थ्योरी को डिस्प्रूव करने में कई वैज्ञानिक लगे रहे, जिसमें लुईस पास्चर का नाम सबसे आगे है। तो लुईस पास्चर ने एक्सपेरिमेंटली इस थ्योरी को क्या कर दिया, डिस्प्रूव। क्वेश्चन पूछा जाता है स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को किसने डिस्प्रूव किया, तो आंसर देंगे लुईस पास्चर। कैसे डिस्प्रूव किया अभी उनकी थ्योरी में पढ़ेंगे, लिखो पहले। According to this, life originated spontaneously from non-living material like mud and straw. एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट वान हेलमांट ने दिया। गेहूं की बालियां और पसीने से भीगी शर्ट, ये दोनों मिलके क्या बना सकते हैं, चूहे बना सकते हैं। तो खेती किसानी वाला कॉन्सेप्ट इनका था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी disproved by Louis Pasteur। अब लुईस पास्चर ने क्या किया था, पास्चर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उस एक्सपेरिमेंट का नाम है स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। क्या था ये देख लो। इन्होंने एक फ्लास्क लिया और उसकी जो नेक है उसको गर्म करके थोड़ा ऐसे टेढ़ा मेढ़ा बना दिया, स्वान नेक जैसा, और इसके अंदर इन्होंने ले लिया किल्ड ईस्ट, और ये जो फ्लास्क था प्री स्टरलाइज्ड है। प्री स्टरलाइज फ्लास्क लिया, किल्ड ईस्ट। तो किल्ड ईस्ट लिया कैसे था, ईस्ट ले लिया, नीचे से बर्नर लगा दिया, तो उसको गर्म करेंगे तो मर जाएगा ही।
और इसको रख दिए। काफी दिन ये रखा रहा, कहा यहाँ कीड़े पड़ जाएंगे तो हम मान लेंगे कि जीवन की उत्पत्ति हुई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। किल्ड ईस्ट ऐसे ही पड़ा रहा, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद इन्होंने इसको यहाँ से तोड़ दिया। जब यहाँ से तोड़ दिए तो ओपन एयर से हो गया एक्सपोजर, और जैसे ओपन एयर से एक्सपोजर हुआ, इधर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए और यहाँ ग्रो किया, और ये किल्ड ईस्ट सड़ गया, मतलब वहाँ जीवन की उत्पत्ति हो गई। तो इन्होंने कहा कि देखो, किसी सड़ी गली चीज से जीवन की उत्पत्ति हो नहीं सकती है। वास्तव में एटमॉस्फेयर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं और वही वहाँ क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। क्योंकि पास्चर ने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज भी दी है कि लोग बीमार कैसे पड़ते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट से सिद्ध हो गया कि क्या नहीं हो सकता है, किसी भी नॉन लिविंग मटेरियल से जीवन की उत्पत्ति स्वतः नहीं हो सकती है। इन्होंने प्रूव कर दिया। क्या? लाइफ नॉट ओरिजिनेट spontaneously from non-living decaying material। और एक्सपेरिमेंट कौन सा था? किल्ड ईस्ट वाला किए थे। नो जर्म। इसमें जर्म डेवलप नहीं हुए जब तक ये इन्वायरमेंट से एक्सपोज नहीं था, और जब इसको तोड़ दिए तो जर्म यहाँ क्या कर गए, डेवलप कर गए। तो इन्होंने कहा कि वास्तव में इन्वायरमेंट से हो रहा है। तो इस स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को डिस्प्रूव करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो आंसर देंगे क्या? लुईस पास्चर। तो लोगों ने कहा चलो ठीक है भाई, तुम्हारी बात मान लेते हैं कि ये सड़ी गली चीज़ों से जीवन की उत्पत्ति नहीं होती है, तुम्हारी बात सही है, लेकिन होती कैसे ये बताओ। तो भाई अपनी थ्योरी उन्होंने दे दी। तीसरी है बायोजेनिक थ्योरी। बायोजेनिक थ्योरी लुईस पास्चर ने दी। लुईस पास्चर ने जो थ्योरी दी उसमें ये से एक लाइन बोली कि जीवन केवल प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही बन सकता है। लाइफ ओरिजिनेट ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, मतलब जीवन से ही जीवन बन सकता है। कहा चलो मान लेते जीवन से जीवन बनता है, पहला जीवन तो बताओ, पहला बता दो कि उसके आगे तो क्लियर ही रास्ता। कह रहे पहले का मुझे पता नहीं है, लेकिन जीवन से ही जीवन बनता है। यदि कहीं जीवन है तो वही जीवन बनेगा। इन्होंने ही जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज दिया था। इन्हों का कहना कि एनवायरमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म एयर में एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। तो जीवन से जीवन बनता है, ये थ्योरी कौन सी है? बायोजेनिक थ्योरी। तो लिख लीजिए लाइफ ओनली एराइज फ्रॉम, कहां से? प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, नॉट फ्रॉम नॉन लिविंग। पास्चर ने दिया है जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज और पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क, इन्हीं का कॉन्सेप्ट है।
चौथी जो थ्योरी है वही मेन थ्योरी है। केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी या बायोकेमिकल थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। किसने दिया? बाई AI ओबेरिन, रसिया के, और JBS हल्डेन, इंग्लैंड के। AI ओपेरिन रसिया और JBS हल्डेन इंग्लैंड। कब दिए? 1902 में। इनकी बुक आई द ओरिजिन ऑफ लाइफ, इन्हीं की लिखी हुई। सुन लीजिए, इनकी थ्योरी, ओपेरिन की थ्योरी कहती है कि लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग। मतलब पहली थ्योरी सही हो गई। मतलब जो हंस रहे थे कि नॉन लिविंग सड़ी गड़ी चीजों से जीवन की उत्पत्ति नहीं हो सकती, बाद में वही सही निकल गया। नॉन लिविंग मटेरियल से जीवन की उत्पत्ति हुई, इनकी थ्योरी कहती है। हाँ, यही मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी भी है। आगे लिख दीजिए मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी। इनकी थ्योरी कहती है कि जीवन की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ लाइफ, कहां से हुई। एक एक क्वेश्चन का जवाब दिए तो कहा नॉन लिविंग से हुई। लोगों ने पूछा वो नॉन लिविंग है कौन से, तो कहा वो नॉन लिविंग RNA और प्रोटीन, या कह सकते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फिर से सुनते हैं, लिखो नहीं, देखिए यहां तक हो गया, अब सुन लो फिर लिखो। ओपेरिन की थ्योरी के सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके। ओपेरिन कह रहे हैं कि लाइफ ओरिजिनेट हुई किससे? नॉन लिविंग। कौन से? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। कौन से? RNA और प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड वगैरह। ठीक है, 3 शर्तें। कहा ये कैसे हुआ, तो कहा इसके पीछे जो मैकेनिज्म है उस मैकेनिज्म का नाम केमिकल इवोल्यूशन है। कहा ये कौन सी चीज बता दी हो, कहा ऐसा कोई भी तरीका जिसमें 2 अलग अलग इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मिल करके एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाए, या फिर 2 ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मिल करके फिर एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाए। मतलब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। तो इन्होंने मैकेनिज्म भी समझाई कि डिफरेंट इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंबाइन करके डिफरेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाएंगे, और उन्हीं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बन जाएगा RNA और प्रोटीन, और दोनों जुड़ जाएंगे। RNA न्यूक्लिक एसिड है, प्रोटीन प्रोटीन है। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन जोड़ोगे तो बनेगा न्यूक्लियो प्रोटीन, और न्यूक्लियो प्रोटीन के पास एक प्रॉपर्टी होती है अपनी कॉपी बनाने की, और कॉपी केवल लिविंग बना सकता है, नॉन लिविंग नहीं बना सकता है। तो अगर सेल्फ कोई रिप्लिकेट हो सकता है, इसका मतलब वो लिविंग है। तो फर्स्ट साइन ऑफ लिविंग हाँ, तो JBS हल्डेन और ओपेरिन में से ओपेरिन ने ज्यादा काम किया, उन्होंने सारी बातों का जवाब दिया कि जीवन की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो नॉन लिविंग से हुई। कौन से नॉन लिविंग से हुई? ऑर्गेनिक से हुई। कौन सा ऑर्गेनिक था? RNA और प्रोटीन। कैसे बने? केमिकल इवोल्यूशन। कैसे हम मान लें कि ये जीवन की उत्पत्ति हो गई, तो उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन जब मिल जाएंगे तो बनेगा न्यूक्लियो प्रोटीन, और न्यूक्लियो प्रोटीन के पास सेल्फ रिप्लिकेटिंग कैपेबिलिटी हो।
कॉपी बनाने की जो योग्यता है वो लिविंग के पास है, वो नॉन लिविंग के पास नहीं है। इसका मतलब फर्स्ट साइन ऑफ लिविंग कौन देगा? तो आंसर देंगे न्यूक्लियोप्रोटीन या न्यूक्लिक एसिड। लोगों ने पूछा एसेंशियल केमिकल कौन सा है जीवन की उत्पत्ति के लिए, तो इन्होंने जवाब दिया वो है न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। और न्यूक्लिक एसिड के नाम पे आरएनए है, डीएनए तो बाद में बना है, तो पहले पढ़ ही चुके हैं। फिर लोगों ने पूछा जीवन की उत्पत्ति हुई कहाँ, तो कहा उसी प्रिमिटिव ओशियन में हुई। कहा उस समय की परिस्थितियां कैसी थी जब जीवन की उत्पत्ति हुई, तो कंडीशन एट द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ एक्सप्लेन किया है। कहा हाई टेम्परेचर था, ठीक है, काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर था, गर्म हवा की आंधियां चल रही थी, तूफान था, बिजली चमक रही थी, थंडर स्टॉर्म था, ठीक है, बिल्कुल कंडीशन बताई कि ऐसी कंडीशन थी। कहा उस कंडीशन में क्या नहीं था, कहा उस कंडीशन में ऑक्सीजन नहीं थी। एटमॉस्फेयर कैसा था, रिड्यूसिंग था क्या क्या उसमें, मीथेन थी, अमोनिया था, CO2 था, वाटर वेपर था, सब था, बस क्या नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, काफी विस्तार पूर्वक एक एक सवाल का जवाब दिया, और इसी नाते ये क्या है, मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी। तो ज्यादातर क्वेश्चन इसी थ्योरी से आते हैं। फिर से सुन लेते हैं स्टेप वाइज, फिर सब लिख लेंगे। इन्हीं का कहना है कि जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई, कैसे हुई, तो कहाँ और कैसे सब चीज का जवाब दिए। कहा नॉन लिविंग से हुई, वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल थे, वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आरएनए और प्रोटीन या पॉलीसेकेराइड थे, ठीक। वो बने कैसे, वो केमिकल इवोल्यूशन से बने, जिसमें इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनते हैं। वो कहाँ हुई, वो वाटर ऑफ प्रिमिटिव ओशियन में हुई। उस समय कंडीशन कैसा था, हाई टेम्परेचर था, स्टॉर्म्स चल रही थी, लाइटनिंग था, थंडर स्टॉर्म था। उस समय का एटमॉस्फेयर कैसा था, रिड्यूसिंग था, क्या था, मीथेन थी, अमोनिया था, CO2 था, वाटर वेपर था, क्या नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था। ये सारी कहानी किसने बताई, तो AI ओपेरिन और हेल्ड। लिखो लाइफ ओरिजिनेटेड कैसे, फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, कौन से, आरएनए एंड प्रोटीन, फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आरएनए एंड प्रोटीन। फिर लोगों ने पूछा बने कैसे, फॉर्म बाई केमिकल इवोल्यूशन। लोगों ने पूछा ये क्या है, तो कहोगे डिफरेंट इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल टू क्या, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ढेर सारे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से क्या बना लिए, ढेर सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना लिए, इसी को क्या कहा गया, केमिकल इवोल्यूशन। लाइफ ओरिजिनेट कहां हुई, एट वाटर ऑफ प्रिमिटिव ओशियन। कैसे हुई, तो वही केमिकल इवोल्यूशन से हुई। कंडीशन एट टाइम ऑफ
origin of life, कंडीशन एट टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, तो कंडीशन लिख लीजिए। हाई टेम्परेचर था, वॉल्केनिक स्टॉर्म्स थे, लाइटनिंग एंड थंडर स्टॉर्म्स थे, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, जिसमें क्या क्या था, मीथेन था, अमोनिया था, CO2 और वाटर वाइपर ETC थे। लेकिन क्या नहीं था, नो ऑक्सीजन। इन एटमॉस्फेयर, इन्होंने ही बताया। क्वेश्चन पूछेगा इसेंशियल केमिकल फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ, तो क्या बताओगे? तो बताओगे 2, RNA एंड प्रोटीन। अगर ये ना मिले न्यूक्लियो प्रोटीन। फिर क्वेश्चन पूछेगा फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ किसने दिया? न्यूक्लियो प्रोटीन दिया। क्यों? ये सेल्फ रिप्लिकेटिंग थे। फिर लोगों ने कहा कि ऐसा ही हुआ होगा, इसको हम कैसे मान लें? तो ओपेरिन की जो केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी है उसको एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट किसने दिया? तो आंसर देंगे SL मिलर, स्टैनले मिलर, 1953 में, अमेरिकन साइंटिस्ट। इन्होंने एक्सपेरिमेंट के द्वारा काफी हद तक सिद्ध किया कि ओपेरिन जो कह रहे थे वो सही था। तो टिक करके लिखिए एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट टू ओपेरिन थ्योरी। ओपेरिन की थ्योरी को एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट किसने दिया? बाई SL मिलर। कब? 1953, जो कि है क्या? अमेरिकन साइंटिस्ट। तो थोड़ा मिलर एक्सपेरिमेंट के बारे में 2-3 बातें पढ़ लेते हैं। मिलर एक्सपेरिमेंट, तो इन्होंने देखो क्या किया। इन्होंने एक फ्लास्क ले लिया जिसका नाम स्पार्क डिस्चार्ज अपरेटस है।
स्पार्क डिस्चार्ज अपरेटस क्यों? तो यहाँ के इलेक्ट्रोड ले लिए, पॉजिटिव और निगेटिव, और अगर पॉजिटिव निगेटिव टच कराओगे तो स्पार्किंग हो ही जाएगी। ये स्पार्किंग इस नाते कराई जा रही है कि ओपेरिन ने कहा था कि जीवन की उत्पत्ति के समय बहुत हाई टेम्परेचर था और बिजली चमक रही थी, पानी बरस रहा था, वाटर वेपर बहुत ज़्यादा था। वैसा माहौल बनाने के लिए स्पार्किंग की व्यवस्था कर दी। एक और बात, उस समय बहुत ज़्यादा वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में था, तो यहाँ वाटर वेपर कहाँ से आए? तो इन्होंने क्या किया, इस फ्लास्क को दूसरे फ्लास्क से जोड़ दिया, इस फ्लास्क में वाटर ले लिया और यहाँ नीचे बर्नर लगा दिया। तो जब वाटर गर्म होगा तो यहाँ से वाटर वेपर निकलेंगे, वाटर वेपर इस ट्यूब के द्वारा यहाँ पहुँचने की व्यवस्था कर दी। तो दूसरी उनकी बात मान ली गई। उन्होंने कहा था बहुत हाई टेम्परेचर है, तो इस फ्लास्क का टेम्परेचर 800 डिग्री सेंटीग्रेड रखा गया। हाई टेम्परेचर कहा था, हाई टेम्परेचर रख लिया। बिजली चमक रही थी, बिजली चमकने की व्यवस्था कर लिया। वाटर वेपर बहुत ज़्यादा था, मॉइस्चर बहुत था, उसकी व्यवस्था कर ली। कहा एटमॉस्फेयर में गैसेस थी, मीथेन अमोनिया वगैरह, तो वही ले लिया। तो यहाँ मिक्सचर ऑफ गैस लिया, मीथेन लिया, अमोनिया लिया, हाइड्रोजन लिया। ये रेशियो एनसीईआरटी में नहीं लिखा लेकिन काम का है, 2:1:2 के फॉर्म में लिया। पहले कुछ और लिया होगा, एक्सपेरिमेंट सफल नहीं हो रहा होगा, जो जिस रेशियो में एक्सपेरिमेंट सक्सेस रहा वो दिया हुआ है। तो मीथेन लिया, अमोनिया लिया, हाइड्रोजन लिया और वाटर वेपर आने की व्यवस्था कर दी और रेशियो भी फिक्स कर दिया और 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ले लिया और 18 दिनों के लिए ये सेटअप रख दिया। सेटअप रख दिया मतलब इधर से परमानेंट वेपर आने की व्यवस्था कर दिए। अच्छा, आगे क्या लिए भाई, यहाँ से अगर वेपर आती जाएगी तो यहाँ कलेक्ट होगी तो एक्सप्लोजन हो सकता है। तो उसका व्यवस्था ये है कि यहाँ से वेपर निकलने की भी व्यवस्था कर दी। वेपर जाएगी एक इंस्ट्रूमेंट से, उसका नाम है कंडेंसर, और कंडेंसर क्या करता है, वेपर को कंडेंस कर देगा और लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ से फिर क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा और वो लिक्विड इधर से कलेक्ट कर लेंगे। ये जो लिक्विड यहाँ से कलेक्ट हुआ 18 दिनों बाद, उसमें इनको अमीनो एसिड मिल गया और अमीनो एसिड का मतलब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मिल गया। और यही तो ओपेरिन कह रहे थे कि उस समय की जो परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों में इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मिल करके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाते थे, या इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बन गए। उसी को तो केमिकल इवोल्यूशन कहते हैं। अब जब अमीनो एसिड बन गया है तो फैटी एसिड बन सकता है, तो पिगमेंट भी बन सकता है, तो नाइट्रोजनस बेस भी बन सकते हैं, तो न्यूक्लिक एसिड बन सकता है, तो न्यूक्लियोप्रोटीन भी बन सकता है, तो जीवन की उत्पत्ति भी हो सकती है। तो इन्होंने उन परिस्थितियों में एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना के दिखा दिया। अब जब ये एक्सपेरिमेंट हो गया तो हर वैज्ञानिक के घर घर में एक्सपेरिमेंट होने लगा। कोई अमीनो एसिड बना के दिखा रहा है, कोई फैटी एसिड बना के दिखा रहा है, कोई पिगमेंट बना के दिखा रहा है, कोई पॉलीसेकेराइड बना के दिखा रहा है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि लगभग वो सारे मॉलिक्यूल इस एक्सपेरिमेंट से बना लिए गए जो जीवन की उत्पत्ति के लिए जरूरी थे। तो यही एक एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट है। अब इनके क्वेश्चन सुन लीजिए क्या है। पहला सवाल है, इस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है? इसको स्टिमुलेशन एक्सपेरिमेंट कहते हैं, जो मिलर ने किया है। इस एक्सपेरिमेंट ने किसने किया? एस.एल. मिलर ने किया। कब किया? 1953 में किया। क्या क्या लिया था ये सब पूछा जा चुका है। तो कहोगे इन्होंने स्पार्क डिस्चार्ज अपरेटस लिया था, उसमें मिक्सचर ऑफ गैस लिया था, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, रेशियो 2:1:2 में लिया था। अच्छा, टेम्परेचर बहुत हाई लिया था, कितना? 800 डिग्री सेंटीग्रेड। और 18 दिनों बाद इन्होंने क्या बना के दिखाया था? तो आंसर देंगे अमीनो एसिड। फिर कुछ वैज्ञानिकों ने कहा ऐसा ही होता होगा, तुमने एक कहानी बताई, उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर डाला, दोनों लोग गलत। तो इसका क्या प्रमाण है? तो कहा धरती पर जो उल्का पिंड आ रहे हैं, मेटियोराइट, धरती पर जो उल्का पिंड गिरते हैं, आप उनकी केमिकल एनालिसिस कर लीजिए, उनमें वही केमिकल्स हैं जो ओपेरिन और इन लोगों ने बताया। तो इसी नाते लोगों ने लगभग इस थ्योरी को क्या कर लिया, एक्सप्लेन कर लिया, और ये लोगों ने मान लिया कि ठीक है, ये थ्योरी क्या है, सही है। क्वेश्चन याद हो जाएंगे, लिख लीजिए। मिलर एक्सपेरिमेंट का दूसरा नाम
स्टिमुलेशन एक्सपेरिमेंट है। और स्टिमुलेशन एक्सपेरिमेंट किसने किया? एस.एल. मिलर ने किया 1953 में। मिलर एक्सपेरिमेंट में क्या क्या लिया गया? तो कहोगे स्पार्क डिस्चार्ज अपरेटस लिया। और स्पार्किंग कैसे की गई? इलेक्ट्रोड के द्वारा। इन्होंने क्या यूज किया? मिक्सचर ऑफ गैस, जिसमें कौन कौन थी? मीथेन थी, अमोनिया था, हाइड्रोजन था, एंड वाटर वेपर था। वो भी किस टेम्परेचर पर? हाई टेम्परेचर कितना? 800 डिग्री सेंटीग्रेड। इन्होंने सिंथेसिस कर दिया था। हाँ, क्या नहीं था ये भी पूछा गया है। ऑक्सीजन नहीं था, क्या सिंथेसिस करके दिखाए? तो कहोगे अमीनो एसिड। फिर एनालिसिस ऑफ मेटियोराइट, उल्कापिंड की गई, तो देखा गया सिमिलर केमिकल प्रेजेंट है। इससे पता चल रहा है कि ऐसी ही प्रोसेस अंतरिक्ष में कहीं और चल रही है। सिमिलर प्रोसेस इन यूनिवर्स। जनरल कुछ स्टेप बताए गए हैं कि भाई मीथेन है, अमोनिया है, CO2 है, वाटर है, हाइड्रोजन है, बाकी सारे गैसेज हैं। और समय के साथ केमिकल इवोल्यूशन के नाते इन्हीं सब गैसेज का इस्तेमाल होते हुए अमीनो एसिड बन गए, नाइट्रोजनस बेस बन गए, मोनोसेक्राइड बन गए, फैटी एसिड वगैरह भी बन गए। ठीक, समय बीतता जाएगा, चूंकि केमिकल इवोल्यूशन हो रहा है, मॉलिक्यूल कंडेंस होकर के नया मॉलिक्यूल बना रहे हैं जुड़ करके, तो फिर धीरे धीरे होगा क्या भाई? अमीनो एसिड जुड़ करके प्रोटीन बना लेगा। ऐसे ही नाइट्रोजनस बेस वगैरह से, शुगर से मिल करके क्या बन जाएगा? न्यूक्लिक एसिड बन जाएगा या आरएनए बन जाएगा। डीएनए बाद में बनेगा, फिर पॉलीसेकेराइड वगैरह बन जाएंगे। तो होगा क्या? जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर होगा और उसका जो ओशियन है उसमें ये सारे मॉलिक्यूल पड़े होंगे। प्रिमिटिव ओशियन के वाटर में क्या क्या पड़ा होगा? तो अमीनो एसिड और प्रोटीन पड़े होंगे, उसी में मोनोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड पड़े होंगे, उसी में नाइट्रोजनस बेस भी होंगे, उसी में शुगर भी होगा, उसी में न्यूक्लियोसाइड भी होंगे, न्यूक्लियोटाइड भी होंगे, सब उसी पानी में पड़े हुए हैं। तो एक मिक्सचर बनेगा। तो इस मिक्सचर को कोलॉइडल सोल्यूशन कहोगे। ध्यान से सुनेंगे, यहीं से लाइफ शुरुआत होती है। प्रिमिटिव ओशियन के वाटर में मॉलिक्यूल पड़े हैं, क्या? उसमें प्रोटीन पड़ी है, उसमें पॉलीसेकेराइड पड़े हैं, उसमें आरएनए या न्यूक्लिक एसिड, ये सब मॉलिक्यूल वाटर में है। फिर ये एग्रीगेट होते हैं। तो प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड या आरएनए और पॉलीसेकेराइड के मॉलिक्यूल जब एग्रीगेट होंगे तो एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बना लेंगे। जैसे ये प्रोटीन का मॉलिक्यूल हो गया, ये आरएनए का मॉलिक्यूल हो गया,
ये पॉलीसेकेराइड का हो गया, तो ये बड़ा सा एग्रीगेटेड मॉलिक्यूल बन गया। ये जो बड़ा सा एग्रीगेटेड मॉलिक्यूल बनता है, इसके बाहर बाहर वाटर की बाउंड्री होगी। इसी एग्रीगेटेड लार्ज या जियांट एग्रीगेटेड मॉलिक्यूल को कहा जाता है फर्स्ट लाइफ। क्यों? क्योंकि इस मॉलिक्यूल के पास सेल्फ रेप्लिकेटिंग कैपेबिलिटी है। क्या करता था ये मॉलिक्यूल? जो प्रिमिटिव ओशियन है उससे मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेता था, और जिनको एब्जॉर्ब करता था उनको तोड़ देता था, और तोड़ के नए मॉलिक्यूल बन जाते थे। तो यदि कोई मॉलिक्यूल बन रहा है, टूट रहा है, तो मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है, और मेटाबॉलिक रिएक्शन तो जीवन की पहचान है। तो वास्तव में सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल बन गए थे, जिनके अंदर ये योग्यता थी कि इन्वायरमेंट, अपने अंदर के इन्वायरमेंट को बाहर के इन्वायरमेंट से अलग रखते थे, बाहर से चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेते थे, उनको तोड़ देते थे। अब मॉलिक्यूल टूटेगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी भी क्या होगी, रिलीज होगी। इसका मतलब मेटाबॉलिज्म शुरू हो गई, और अगर मेटाबॉलिज्म शुरू हो गई तो जीवन शुरू हो गया। तो फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ यहीं से मिलेगा। कहाँ से? तो आंसर देंगे जियांट एग्रीगेट। और इनको कहते क्या हो? इनको प्रोटोबियांट्स कहते हैं। लेकिन अभी सेल तो बनी नहीं, इसी नाते इसको कहते हैं फर्स्ट नॉन सेलुलर फार्म, नॉन सेलुलर फार्म ऑफ लाइफ। तो फर्स्ट नॉन सेलुलर फार्म ऑफ लाइफ इवाल्व हुई लगभग 3000 मिलियन ईयर एगो या 3 बिलियन ईयर एगो। बात यही, समय बीतता गया, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड मिल करके वायरस भी तो बनते हैं, तो बन गए क्या? प्रोटो वायरस, जिनको इयोबियांट कहा जाता है, और यही पहले लिविंग है। ठीक, समय फिर बदला, बाहर सेल मेम्ब्रेन बनने लगेगी, तो बन जाएगा प्रोकैरियोटिक सेल। जैसे ही प्रोकैरियोटिक सेल बनेगी, हम कहेंगे पहली सेलुलर फार्म ऑफ लाइफ बन गई। कब बनी? लगभग 2000 मिलियन या 2 बिलियन ईयर एगो। समय फिर बीतेगा तो इससे क्या बन जाएगा? यूकैरियोटिक सेल। पहले जो बनेंगे, पहले बनेंगे एनाएरोबिक, और बाद में क्या बन जाएंगे? एरोबिक बन जाएंगे। इसमें ये स्टेप सबसे काम का है। तो प्रोटोबियांट के बारे में 3-4 क्वेश्चन अलग से आपको याद रखने हैं। प्रोटोबियांट को ही पहली नॉन सेलुलर फार्म ऑफ लाइफ कहते हैं। क्यों? फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ यही मिलता है। क्यों? तो कहोगे ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल होते थे। ये अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करते थे, सराउंडिंग से मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करते थे, उन मॉलिक्यूल को तोड़ भी सकते थे, ये ग्रो भी करते थे। भाई ऐसे मान लीजिए इतना बड़ा है, अगर इसमें 4 मॉलिक्यूल और जुड़ जाएं तो साइज क्या कर जाएगा? बड़ा हो जाएगा। और ग्रोथ तो जीवन का साइन है, लाइफ की कई पहचान है, तो ये ग्रो भी करते थे। अब जब बहुत बड़े हो जाएंगे तो 20 से टूट भी तो जाएंगे, और 20 से टूट जाएंगे तो डिवाइड कर जाएंगे, इसका मतलब कॉपी बना रहे थे। तो इनको देख के लग रहा था कि लाइफ की बन गई, जीवन की उत्पत्ति हो चुकी है। तो फर्स्ट लाइफ का साइन इन्हीं लोगों ने दिया। एक क्वेश्चन और है, इन्हीं लोगों को माना जाता है, प्रोटोबियांट को माना जाता है प्रिकर्सर ऑफ सेलुलर फार्म ऑफ लाइफ। सेलुलर फार्म ऑफ लाइफ कहाँ से आई? तो आंसर क्या देंगे? नॉन सेलुलर फार्म ऑफ लाइफ। लिख लीजिए 3-4 क्वेश्चन। तो प्रोटोबियांट लिख लीजिए। प्रोटोबियांट को क्या माना जाता है? फर्स्ट नॉन सेलुलर फार्म ऑफ लाइफ। इन्होंने दिया फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ, क्योंकि ये क्या है? सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल है। ये है क्या? जियांट मॉलिक्यूल एग्रीगेट है। किसके? तो 3 चीजों के, स्पेशली आरएनए के, प्रोटीन के,
पॉलीसेकेराइड ईटीसी के, ये मेंटेन कर सकते थे इंटरनल इन्वायरमेंट, एब्जॉर्ब कर लेते थे। मॉलिक्यूल फ्रॉम सराउंडिंग, इसका मतलब बाहर से लेंगे और केमिकल लेंगे तो क्या कहोगे? ये वास्तव में थे आयन एरोबिक कीमो हेट्रोट्राफ। ये ग्रो भी करते थे और डिवाइड भी करते थे। ये 3 टाइप के होते हैं। नाम सुने होंगे, माइक्रोस्फेयर मतलब बहुत छोटे छोटे। दूसरा है क्वेसर वेट, नाम सुने हैं, और वेसिकिल। प्रोटोबियांट या क्वेसर वेट को माना जाता है प्रिकर्सर ऑफ सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ। प्रोटोबियांट या क्वेसर वेट को मानते हैं प्रिकर्सर ऑफ सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ। लिख लिया था तो लिख लो। फर्स्ट लाइफ इवॉल्व ऑन अर्थ आर, तो क्या आंसर दोगे? एन एरोबिक हेट्रोट्रॉफिक। तो स्टार्ट ये हुआ कि पहले बने एन एरोबिक एन एरोबिक कीमो हेट्रोट्राफ, इनसे बने एन एरोबिक कीमो ऑटोट्राफ, इनसे बने एन एरोबिक फोटो ऑटोट्राफ, और इनसे बने एरोबिक फोटो ऑटोट्राफ। जिस दिन एरोबिक फोटो ऑटोट्राफ बने, इन्होंने क्या किया? ऑक्सीजन रिलीज बाय फोटो सिंथेसिस उसी दिन एटमॉस्फेयर बिकम क्या? ऑक्सीडाइजिंग।
और ये प्रेजेंट है। लिख लिया? हाँ, फर्स्ट फॉर्म न्यूक्लिक एसिड कौन है? आरएनए। देन फॉर्म डीएनए। पहले आरएनए बनेगा, बाद में डीएनए बनेगा। डीएनए काफी बाद में बनेगा। चलो एनसीईआरटी ओपन करो। बाकी है? यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। बातचीत ना करें। लाइफ एपियर्ड, क्या लिखा है? 500 मिलियन ईयर, ये याद रखिएगा, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। अर्थ बनने के 500 मिलियन सालों बाद या आज से ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर बैक। ठीक है, फिर यहां सब थ्योरी, क्या लाइफ आउट स्पेस से आई है? तो कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि लाइफ कम आउट फ्रॉम आउटसाइड। अर्ली ग्रीक थिंकर्स मानते हैं कि यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? स्पोर, और यही ट्रांसफर हो गई डिफरेंट प्लेनेट, तो उसमें अर्थ पर भी आ गई। पैन स्पर्मिया, ये स्पोर का जो डिस्पर्सल है, ये अभी भी फेवरेट आइडिया है। किसके लिए? एस्ट्रोनॉमर्स के। खत्म। काफी दिनों तक ये माना गया क्या कि लाइफ आती है कहां से? डिकेइंग एंड रॉटिंग मटेरियल लाइक मड एंड स्ट्रा। दिस वाज द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। लेकिन लुईस पास्चर आ गए, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया लाइफ नहीं आ सकती है। कहां से? नॉन लिविंग। तो कहां से आएगी? ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। ही शोड दैट एक पहले से स्टरलाइज फ्लास्क है, उसमें लाइफ नहीं आई। कहां से? किल्ड ईस्ट। लेकिन एक दूसरा फ्लास्क लिए जो क्या था? खुला था, उसमें न्यू ऑर्गेनिज्म एराइज हो गए। कहां से? किल्ड ईस्ट। इससे सिद्ध हो गया कि किसी भी नॉन लिविंग से लाइफ नहीं बन सकती। स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी क्या हो गई? डिसमिस। और किसने डिसमिस किया? लुईस पास्चर ने। और एक बार ये डिसमिस हो गए तो हमेशा के लिए डिसमिस। लेकिन ये नहीं बता पा रही थी कि पहली लाइफ कैसे अर्थ पर आई। काफी समय बीत गया। 1902 में ओपेरिन ऑफ रसिया एंड हल्डेन ऑफ इंग्लैंड, इन लोगों ने प्रपोज किया क्या? तो यहां से हाईलाइट करो, फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कम फ्रॉम, कहां से? तो पहले से मौजूद, प्री एग्जिस्टिंग, क्या? नॉन लिविंग, क्या? ऑर्गेनिक। फिर सब क्वेश्चन है, पहले से मौजूद है, नॉन लिविंग है, ऑर्गेनिक है। कौन से? आरएनए और प्रोटीन वगैरह। दैट फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वाज प्रीसीडेड बाई, प्रोसेस भी दे दिए, कौन सी? केमिकल इवोल्यूशन। मतलब डिफरेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनेंगे। कहां से? इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट से।
इन लोगों ने कहा कंडीशन ऑफ अर्थ एट द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसी थी, हाई टेम्परेचर, वॉल्केनिक स्टॉर्म, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, इसमें मीथेन था, अमोनिया, बाकी सब भी थी। 1953 में एस.एल. मिलर जो कि एक अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, उन्होंने सिमिलर कंडीशन जैसा इन्होंने बताया था लैब में क्रिएट की। इन्होंने क्रिएट किया इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का तरीका एक फ्लास्क में, जिसमें मीथेन थी, अमोनिया थी, हाइड्रोजन, 2:1:2। अगर इधर उधर करेगा तो रेशियो सही कर लीजिएगा, अगर इसी क्रम में लिखा तो 2:1 हो जाएगा। बस ये अमोनिया 1 याद रखिएगा बस। साथ में वाटर वेपर लिया और कितने डिग्री, 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर इन्होंने बना के दिखाया या बन गए क्या, अमीनो एसिड। फिर ऐसा ही मिलता जुलता एक्सपेरिमेंट बार बार किया गया तो देखो क्या क्या बना लिए, शुगर बना लिए, नाइट्रोजन बेस बना लिए, पिगमेंट बना लिए, फैट, मतलब सब कुछ बन गया। फिर एनालिसिस करो किसकी, मेटियोराइट कंटिनेंट की, तो ऐसे ही कुछ सिमिलर कंपाउंड मिले। ये क्या इंडिकेट करते हैं कि ऐसी सिमिलर प्रोसेस हो रही है कहीं और, कहाँ, स्पेस में। विद दिस लिमिटेड एविडेंस, बहुत सीमित एविडेंस है, फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस कंजक्टर्ड क्या होता है, हाँ, जो जिसका अंदाजा लगाया गया हो। केमिकल इवोल्यूशन की जो थ्योरी मोर और लेस क्या हो गई, एक्सेप्ट हो गई। कह रहा हम लोग को कोई आइडिया, वी हैव नो आइडिया हाउ, कैसे। फर्स्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल, ये शब्द आपके काम का है। फर्स्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल को ही फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कहते हैं। कैसे बनी पता नहीं, ये लेकिन इन्हीं को क्या कहते हो, फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ। और ओरिजिनेट कब हुई, तो कहोगे लगभग 3 बिलियन, तो चाहे 3 बिलियन कहो और चाहे 3000 मिलियन कहो, बात एक ही है। 3 बिलियन कहो चाहे 3000 मिलियन। और ये जो फर्स्ट सेल्फ रिप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल थे, ये थे क्या वास्तव में, ये जायंट मॉलिक्यूल थे किसके, आरएनए के, प्रोटीन के, आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, ईटीसी भी लिखा है, तो कम से कम 3 तो याद ही रखोगे। इन सब कैप्सूल के पास विशेषता थी कि ये रिप्रोड्यूस कर सकते थे अपने मॉलिक्यूल। अगर कोई अपने मॉलिक्यूल बना सकता तो ये बड़ी बात है। तो बनाएं कैसे, बाहर से मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेंगे, उनको तोड़ेंगे, नए मॉलिक्यूल बनाएंगे। ये तो मेटाबॉलिक रिएक्शन हो गई, और रिएक्शन होने का मतलब जीवन स्टार्ट हो गया। फिर धीरे धीरे क्या बनी, फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ। कह रहा डिड नॉट पॉसिबली ओरिजिनेट, कह रहा नहीं हुई होगी लगभग कब तक, 2 बिलियन कहो चाहे 2000 मिलियन। तो फिर भी फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कब इवाल्व हुई, तो आप यही मानोगे मोटा मोटा 2000 मानोगे। देयर आर प्रॉब्ली, शुरू में क्या बनी होंगी, सिंगल सेल। सभी लाइफ फॉर्म जितने भी जीवन की उत्पत्ति हुई है वो सब कहाँ बने होंगे, वाटर इन्वायरमेंट में ही तो होंगे। दिस वर्जन ऑफ बायोजेनेसिस, बायो का मतलब होता है लाइफ और जेनेसिस का मतलब बनाना, मतलब जीवन की उत्पत्ति। फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ, ये पॉइंट टिक कर लो, इंपॉर्टेंट है। एराइज या एरोज कैसे, सडन की स्लो, तो स्लोली थ्रू द इवोल्यूशनरी फोर्सेज। कहाँ से, ये देखो लिखा है, कहाँ से बना, नॉन लिविंग मॉलिक्यूल से बना। इसको ज्यादातर लोगों ने क्या कर लिया, एक्सेप्ट। तो जो पहली थ्योरी थी कि नॉन लिविंग से या डेड डिकेइंग मटेरियल वाली बात काफी हद तक क्या हो गई, सही निकली। हाउएवर वंस फॉर्म्ड, एक बार बन गई, लेकिन कैसे, सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ से इवाल्व होके कॉम्प्लेक्स बायोडाइवर्सिटी ऑफ टुडे बनी, ये डिस्कस करेंगे। मतलब आज दुनिया में इतने टाइप के लाइफ हैं या इतने टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ये कैसे बन गए। तो ये मेन हेडिंग इस चैप्टर की यही है, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म। अब आगे पूरा इवोल्यूशन इसी हेडिंग में। ठीक है, आज इतना ही।